इस वीडियो में मैंने कैम्ब्रिज आईजीसीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के लिए केमिस्ट्री को वन शॉट वीडियो में कवर करा है, जिसका टॉपिक का नाम आप लोग इधर देख रहे हो। इसको पूरा वन शॉट में मैंने कवर कर दिया है और साथ में मैंने इंश्योर किया है कि इन तीनों बोर्ड में से किसी भी बोर्ड का कोई भी टॉपिक छूटे नहीं। आपका पूरा सिलेबस एकदम कंप्लीट होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप कैम्ब्रिज बोर्ड के हो तो आपका सब्जेक्ट कोड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं केमिस्ट्री का सब्जेक्ट कोड बता देता हूँ, जिसका कोड रहेगा 0620। तो आप जिस भी बोर्ड से आते हो प्लीज पूरा वीडियो देखो और अच्छा लगे तो लाइक करके जाना, सब्सक्राइब भी करना। कोई डाउट है तो कमेंट या डीएम करके पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे। तब तक के लिए वीडियो देखो, एंजॉय करो, मिलते हैं वीडियो के अंदर। ओके तो पहला जो हम लोगों का टॉपिक है वो सबसे पहला बहुत बेसिक टॉपिक होने वाला है, दैट इज कंपाउंड क्या होते हैं। व्हाट इज कंपाउंड? कंपाउंड क्या है? हम लोगों ने एटम्स पढ़े हैं, मॉलिक्यूल्स पढ़े हैं, एलिमेंट भी पढ़ लिए हैं। अब ये कंपाउंड क्या चीज़ है? देखो, एक एलिमेंट वो सब्सटेंस होता है जो सिर्फ एक ही तरह के एटम से बनता है। लास्ट फिजिक्स केमिस्ट्री क्लास में ये चीज़ बताई थी मैंने, है ना। एलिमेंट क्या होता है? एक मॉलिक्यूल क्या होता है जो कई सारे एटम से मिलकर बनता है। कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड वो सब्सटेंस होता है जो दो तरह के एलिमेंट के एटम से मिलकर बन रहा है। यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ कि एलिमेंट इज अ मिक्सचर ऑफ, या एलिमेंट इज अ मिक्सचर ऑफ दो टाइप के नमक। ये सॉल्ट है ना, सॉल्ट तो सॉल्ट है, टाटा का लो या और किसी ब्रांड का लो, सॉल्ट तो सॉल्ट है। अगर सॉल्ट और सॉल्ट को मिक्स करो तो कोई नई चीज़ नहीं बनेगी, नमक ही मिलेगा। लेकिन सॉल्ट और शुगर को मिक्स कर दो तो कुछ अनोखी चीज़ बनेगी। जब दो अलग अलग तरह के एटम्स को मिला के हम एक नया कंपाउंड बनाते हैं, एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, उसी को बोलते हैं कंपाउंड। ठीक है, तो सबसे पहले कंपाउंड समझो। कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड क्या होता है? एटम्स ऑफ different elements when combined together makes a compound। ठीक है, तो दो अलग अलग तरह के एलिमेंट का एटम्स अगर मिल रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल ले लो भाई, वाटर होता है। वाटर क्या है? एलिमेंट है, कंपाउंड है। बहुत सारे बच्चों को लास्ट क्लास में बताया था कि एलिमेंट कंपाउंड होता है, एलिमेंट नहीं होता। वाटर एलिमेंट नहीं होता, कंपाउंड होता है। क्यों? क्योंकि वाटर बनता है दो तरह के एलिमेंट से। पहला होता है हाइड्रोजन और दूसरा होता है ऑक्सीजन। इसको मिला के बनता है वाटर। तो दो कंपाउंड मिल गए, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, सॉरी दो एलिमेंट मिल गए, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। इन दो एलिमेंट को मिला के बना है कंपाउंड, जिसको बोल रहे हैं वाटर। तो अभी कंपाउंड समझ में आया, एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में डिफरेंस। जब दो अलग अलग एटम्स कंबाइन होंगे अलग अलग एलिमेंट के टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, उसको बोलेंगे कंपाउंड। ठीक है, अब इसी में ही आ जाता है कि जब कंपाउंड बनते हैं तो किस किस तरह के चेंजेस आते हैं। देखो, जब कंपाउंड बन रहा है जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ नई चीज क्रिएट हो रही है, तो कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है। तो दरअसल दो तरह के चेंजेस हम लोग देखते हैं, एक होता है फिजिकल चेंज, एक होता है केमिकल चेंज। ठीक है, तो दो तरह के चेंजेस आते हैं। टू टाइप ऑफ चेंजेस हैपेंस व्हेन मेकिंग अ कंपाउंड। ठीक है, कौन कौन से? एक होता है, कलर चेंज करके लिखेंगे इसको। एक होता है फिजिकल। फिजिकल चेंज बहुत सिंपल सा है। अभी फिजिकल चेंज क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है? तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है, कभी भी आपको फिजिकल चेंज पता करना है तो याद रखो फिजिकल चेंज में क्या हो रहा होगा कि कोई भी नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्मिंग। कभी भी कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्स, नया सब्सटेंस नहीं बनता। जैसे एग्जाम्पल क्या है? वाटर प्लस शुगर। अब आप शुगर को देखोगे इसमें तो शुगर क्या हो जाती है? डिसॉल्व हो जाती है ना। शुगर डिसॉल्व हो जाएगी, दिखेगी नहीं आपको।
तो क्या हो रहा है, फिजिकल चेंज हो रहा है। और दूसरी चीज क्या है, तो शुगर डिजोल्व हो रही है, शुगर ही वाटर बन रहा है ना, मीठा पानी हो रहा है। तो देखो वाटर भी अलग एक एलिमेंट है, शुगर भी अलग, सॉरी अलग एक कंपाउंड है ना। तो देखो वाटर भी यहाँ अलग है, अपने आप में कंपाउंड है, शुगर भी अपने आप में कंपाउंड है, दो अलग अलग कंपाउंड है ना, ये दोनों अलग अलग एटम्स होंगे इनके, तो देखो कंबाइन हो रहा है। और सिर्फ क्या हो रहा है, फिजिकल चेंज हो रहा है, शुगर डिजोल्व होके पानी में मिक्स हो रही है, केमिकली बाउंडेड हो रही है, ठीक है। वैसे तो ये केमिकल चेंज में भी आ सकता है, बट हम इसको फिजिकल चेंज में ज्यादा पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो आता है फिजिकल चेंज में, ये रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल का मतलब है इसको रिवर्स कर सकते हो। जैसे इसका एग्जांपल ये भी हो जाता है, एग्जांपल क्या है, मान लो तुमने वाटर था, वाटर अपने आप में एक कंपाउंड है ना, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, तुमने क्या करा, वाटर को फ्रीज करा, है ना, वाटर को फ्रीज करा, तो वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है, आइस में। आइस से दोबारा किस में कन्वर्ट हो सकता है, वाटर से, और वाटर से फिर किस में कन्वर्ट हो सकता है, वेपर्स में। तो मुझे बताओ क्या ये फिजिकल चेंज नहीं कहलाएगा, सिर्फ वाटर की फिजिकल स्टेट ही तो चेंज हो रही है, आइस टू वेपर, वेपर टू वाटर, वाटर टू अगेन आइस, है ना। कोई इसमें नया सब्सटेंस तो नहीं बन रहा भाई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन थे पहले भी, चाहे वो आइस बने या वेपर बने, रहेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वेपर्स में भी और आइस में भी। सब्सटेंस तो कुछ नया नया नहीं, सब्सटेंस तो कुछ नया नहीं बन रहा ना। तो यही तो हमारा फिजिकल चेंज होता है। फिजिकल चेंज का मतलब कि फिजिकल स्टेट चेंज हो जाएगी, नया सब्सटेंस नहीं बनेगा कोई, ठीक है। एलिमेंट जो कंपाउंड है, कंपाउंड वैसे का वैसा ही रहेगा, सिर्फ उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो जाएगी। बहुत आसानी से आप उसको दोबारा रिवर्स भी कर सकते हो, समझे। चलो इसी में एक और चेंज, टाइप ऑफ चेंज आ जाता है, दैट इज केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या है, देखो जब कभी भी आप एक ऐसा रिएक्शन कर रहे हो जिसमें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑल्टर हो रही हैं, किसी सब्सटेंस की, किसी कंपाउंड की केमिकली चेंज हो रहा है, उसको बोलते हैं केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज का बेस्ट एग्जांपल समझने का ये है कि मान लो आपने कोई वेजिटेबल ली, सब्जी है ना, सब्जी को क्या करा मुझे पता है, बहुत सारे लोगों को सब्जी सुन के मूड खराब हो गया होगा, बट समझो है ना, समझने के लिए तो हमें मजबूरी में तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तो समझ लो यार वेजिटेबल का एग्जांपल। तो वेजिटेबल क्या होता है, जब आप उसको इनिशियली लाते हो तो कच्ची होती है ना, हो सकता है टेस्ट भी अजीब सा हो, पर जब उसको पकाते हो क्या होता है, उसका एकदम फिजिकल स्टेट भी चेंज हो जाती है, और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स उसमें आ जाते हैं, बहुत सारे खत्म हो जाते हैं, है ना। दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि जब आप पेपर को बर्न करते हो, पेपर को जलाते हो ना, पेपर जलाने से क्या होता है, एक नया सब्सटेंस क्रिएट होता है, ऐश बन जाता है, राख जिसको बोलते हैं। लकड़ी को जलाते हो, लकड़ी किस में कन्वर्ट हो जाती है, राख में, यानी एक नया सब्सटेंस बन रहा है, उसकी फिजिकल स्टेट के साथ साथ उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी ऑल्टर हो रही है, ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं केमिकल चेंज, ठीक है। केमिकल चेंज में क्या होता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म्स, ठीक है। वेरी डिफिकल्ट टू रिवर्स द रिएक्शन, इम्पॉसिबल तो नहीं बोलूंगा मैं, बट हाँ डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो यार सिंपल सी चीज़, अगर लकड़ी को एक बार जला दे तो कोई कर सकता है उसको दोबारा लकड़ी में दोबारा कन्वर्ट कर दे, नहीं कर सकता, ऐश बन के खत्म हो जाएगा हवा में, है ना। तो वेरी डिफिकल्ट टू रिवर्स द एक्शन। सेकंड पॉइंट क्या है इसका, रिलीज एंड एब्जॉर्बेशन, एब्जॉर्बेशन, एब्जॉर्ब तो सुना है, एब्जॉर्बेशन नहीं सुना मैंने, एब्जॉर्ब ऑफ एनर्जी, एनर्जी का रिलीज होना और उसको एब्जॉर्ब करना। भाई कोई चीज़ अगर जल रही है तो एनर्जी रिलीज कर रही है ना, तो क्या हो रहा है, रिलीज हो रही है। कोई चीज़ अगर एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है, उसमें हीट ट्रांसफर हो रही है, जैसे सब्जी कैसे पकती है, जब उसमें हीट को ट्रांसफर, जब वो हीट एब्जॉर्ब करती है तो यानी एब्जॉर्ब भी हो रही है एनर्जी, ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल चेंज में ये सारी चीज़ें, रिलीज ऑफ एनर्जी एंड एब्जॉर्ब ऑफ एनर्जी भी होता है। जहाँ जहाँ एनर्जी बोलते हैं वहाँ ज़्यादातर हीट का मतलब रहता है कि गर्मी जो होता है ना उसको एब्जॉर्ब करना या रिलीज करना, समझे। एग्जाम्पल लिख लो उसका, बर्निंग ऑफ वुड, कुकिंग, ठीक है।
तो ये कुछ एग्जाम्पल है, कंपाउंड समझ में आया, फिजिकल चेंज समझा, केमिकल चेंज समझा, है ना। आई होप ये सारे पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे, ठीक है। अब मैं मिक्सचर वगैरह नहीं पढ़ा रहा, मिक्सचर वगैरह मैं लास्ट उसमें टॉपिक में पढ़ा चुका हूँ, मिक्सचर क्या होता है, ठीक है। तो अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आएंगे, दैट इज बॉन्डिंग। नेक्स्ट जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा मजेदार टॉपिक है, उसका नाम है बॉन्डिंग, रिश्ता। ये रिश्ता क्या कहलाता है ना। तो बॉन्डिंग का यहाँ क्या काम है। चलो इंसानों में तो होती है बॉन्डिंग, किसी को कोई पसंद आ गया, है ना, कोई पढ़ते पढ़ते किसी को पसंद कर लिया, किसी ने पढ़ाते पढ़ाते किसी को पसंद कर लिया। दिस ऑल काइंड ऑफ बॉन्ड्स हैपन इन द रियल वर्ल्ड। बट व्हाट अबाउट दिस केमिकल वर्ल्ड, केमिस्ट्री में क्या काम है इनका। केमिस्ट्री में बॉन्ड क्यों बनाते हैं, सोचो क्यों बना सकते हैं, रियल वर्ल्ड में बॉन्ड क्यों बनाते हैं। तो मैं जो सवाल आप लोगों से पूछ रहा था वो ये था कि आप बॉन्ड क्यों बनाते हो, किसी से कोई रिश्ता क्यों कायम करते हैं लोग, क्या ज़रूरत है किसी के साथ रहने की, किसी के साथ लाइफ स्पेंड करने की, दोस्त बनाने की, है ना, क्या ज़रूरत है। बहुत सिंपल सा सवाल है, कुछ सोचो, दिमाग लगाओ, क्यों इतनी मेहनत करना, पढ़ना लिखना, घर वालों के, टीचर के ताने सुनना, क्या ज़रूरत है। क्या मैं एक आंसर, एक लाइन में अगर इस आंसर को दे दूं तो क्या पूरी केमिस्ट्री का बॉन्डिंग समझ में आ जाएगा। तो आंसर ये है कि आपको स्टेबल होना है। आप क्यों इतना पढ़ रहे हो, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो, क्यों रात रात भर जाग के अपने वन शॉट वीडियोस कंप्लीट कर रहे हो, क्यों करते हो ऐसा, क्योंकि स्टेबल होना है। लाइफ में क्या चाहिए, अच्छी नौकरी और दूसरा अच्छा लड़का या लड़की, है ना, लाइफ स्पेंड करने के लिए। तो उससे क्या होएगा, अच्छी नौकरी से, अच्छी जॉब से क्या होएगा, या अच्छे बिजनेस से क्या होएगा, स्टेबल हो जाएगा, फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओगे, है ना। एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा तो क्या होगा, मेंटली स्टेबल हो जाओगे, है ना। होते नहीं है अक्सर लोग, बट फिर भी मान लेते हैं कि हो जाते हैं। तो बेसिकली बॉन्डिंग करने का जो हमारी लाइफ में रीजन होता है वो ये होता है टू गेट द स्टेबिलिटी, स्टेबल हो जाए किसी तरह से। तो केमिकल वर्ल्ड में भी, केमिस्ट्री में भी एटम्स का बॉन्ड बनाने का भी सिंपल सा रीजन होता है कि उनको भी स्टेबल होना है। तो क्यों बना रहे हैं ये केमिकल रिएक्शन, क्यों हो रहा है, क्यों एटम्स बॉन्ड बना रहे हैं, क्योंकि उनको भी स्टेबल होना है, ठीक है। उनको भी कोई ना कोई लाइफ में क्लोरीन ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। तो पॉइंट लिखो, द रीजन फॉर बॉन्डिंग इज, फॉर बॉन्डिंग इज to get stable, स्टेबल होने के लिए बॉन्ड बनाते हैं। अच्छा चलो सर, ये तो समझ में आ गया कि स्टेबल होने के लिए बॉन्ड बनाते हैं। अभी हम लोगों का तो स्टेबल होना सिंपल सा है, पढ़ो लिखो, जॉब करो, बिजनेस करो, शादी करो, स्टेबल हो जाओ। एक केमिस्ट्री में एटम्स क्या करते हैं, एटम्स भी वही करते हैं जो तुम करते हो। ये लोग भी मेहनत करते हैं, ये लोग भी किसी ना किसी दूसरे पार्टनर को चुनते हैं और फिर उसके साथ मिलके बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्स का लॉ सबके लिए सेम है, ऐसा नहीं इंसानों के लिए अलग है, एटम्स के लिए नहीं। इनके लिए भी वही रूल है कि दूसरे को पकड़ो और स्टेबल हो जाओ। अब स्टेबल दूसरे को कैसे पकड़े, क्यों पकड़े। भाई कुछ लोग ऐसे भी तो होते हैं जो शादी नहीं करते, उनको ऐसी स्टेबिलिटी मिलती है, बट जिनको करनी है उनके लिए क्या रीजन, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए स्टेबल होने का। एटम्स के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए स्टेबल होने का। तो बहुत सिंपल सा है, एटम्स को लिख लो पॉइंट, to get atoms stable they need to follow octet rule। ये octet rule क्या है कि जो इन एटम्स को स्टेबल कर रहा है। octet rule क्या कहता है, लिख लो, ऑक्टेट रूल बोलता है कि एन एटम हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल इज सेड टू बी स्टेबल। ये कमाल की बात है, ऑक्टेट रूल है। ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि एटम जिसकी वैलेंस शेल का मतलब होता है लास्ट शेल जो एक एटम्स में होती है। शेल पढ़ा दी ना मैंने,
एटम्स का एटम्स का स्ट्रक्चर पढ़ा दिया ना मैंने। तो एटम्स में शेल होती है, तो ऑक्टेट रूल बोलता है एटम्स की जो लास्ट वाली शेल है उस शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो स्टेबल हो जाएगा, फिर उसको बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है, किसी और से रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें एक खाली एक्सेप्शन आ जाता है, अनलाइक हाइड्रोजन which get stable with only 2 electrons in valence shell। खाली हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसको 2 इलेक्ट्रॉन्स में ही वो संतुष्ट हो जाता है, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन उसको लास्ट शेल में मिल जाए वो कहेगा भाई मेरा काम हो गया, अब बाकी तुम लोग अपना देखो। बट हाइड्रोजन ही एक खाली एलिमेंट नहीं है, और भी एलिमेंट है। तो बाकी एलिमेंट की क्या कहानी है कि उनकी शेल में किसी तरह लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कर है ना। तो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे करें, हर किसी की किस्मत तो ऐसी नहीं कि बॉन्ड विद द सिल्वर स्पून मुंह में रख के कोई गोल्डन सिल्वर स्पून लेके तो नहीं पैदा होता है ना। बहुतों को मेहनत करनी पड़ती है, पौधों को कुछ नहीं करता, ऐसे सब कुछ मिल जाता है। ठीक है, मेहनत किन को करनी पड़ती है, उन एलिमेंट्स के बारे में हम समझेंगे कि 8 इलेक्ट्रॉन कैसे उनकी शेल में डालना है। ठीक है, तो लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन डालने के 2 तरीके होते हैं। कौन कौन से तरीके हैं? टू मेक एटम स्टेबल, एटम स्टेबल होने के लिए क्या करता है, इट आइदर गेन इलेक्ट्रॉन और लूजेस इट और share the electron with अगर एटम। बड़ी अच्छी लाइन है, बड़ी मजेदार लाइन है, सब समझ में आ जाएगा। एक एटम स्टेबल होने के लिए क्या कुछ नहीं करता, किसी से भीख मांगता है, किसी को दान करता है, किसी से समझौता करता है, जो हम लोग करते हैं। किसी से नंबर मांगते हैं, किसी को नंबर देते हैं और किसी से नंबर लेते हैं, मतलब शेयर करते हैं, फिर उसका नंबर ऑल ओवर ग्रुप में शेयर होता है। तो एटम्स भी यही कर रहे हैं, हाथ जोड़ के कह रहे हैं भैया इलेक्ट्रॉन दे दो यार, 7 इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ एक की कमी है। ठीक है, एक बेचारा बहुत पैसा वाला है, बोलेगा भैया बहुत ज़्यादा पैसा है, एक तुम ले लो। ठीक, एक बेचारा कहेगा ना मेरे पास देने के लिए कुछ है ना लेने के लिए कुछ है, तो मेरे जैसा एक और फकीर मिल जाए ज़िंदगी में तो हम उसी के साथ शेयरिंग करके स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो एटम स्टेबल होने के लिए क्या कर रहा है, या तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, या शेयर कर रहा है। अभी गेनिंग लूजिंग शेयरिंग कैसे होता है, इनको कैसे कैसे स्टडी करते हैं इसको थोड़ा समझते हैं, है ना। देखो अभी मैंने बताया बॉन्डिंग हमेशा वो इलेक्ट्रॉन करेंगे, वो एलिमेंट करेंगे जिनकी ऑक्टेट रूल कंप्लीट नहीं होगा, यानी कि जिनका लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, वो ही बॉन्ड बनाएंगे। बॉन्ड बनाने का तरीका मैं अभी बताऊंगा कैसे बनता है। बट कौन से वो एलिमेंट है जिनको बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है, तो देखो आपकी पीरियोडिक टेबल है ना। तो पीरियोडिक टेबल में ऐसे बता रहा हूँ, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप होता है, ग्रुप 18, उसको ग्रुप ओ भी बोलते हैं। ठीक है, तो ग्रुप ओ में या ग्रुप 18 में जो एलिमेंट्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है, हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, और जितनी भी नोबल गैसेज हैं उनको बोलते हैं नोबल गैसेज। ठीक है, उनको जो ग्रुप 18 में है उनको बोलते हैं नोबल गैसेज। बड़े स्टेबल एलिमेंट होते हैं, इनकी लाइफ सेट होती है, बॉन्ड विद द गोल्डन स्पून। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इनको कोई ज़रूरत ही नहीं है, 8 इलेक्ट्रॉन इनकी लास्ट शेल में होते हैं, तो किसी से बॉन्ड ही नहीं करते, है ना। बॉन्ड नहीं करते तो इनका किसी के साथ कोई शेयरिंग गेनिंग कुछ नहीं होता। ठीक है, तो इन लोगों को हम बिल्कुल नहीं छुएंगे। बात करेंगे हम 20th एटम, 20th एलिमेंट तक। ठीक है, जो पीरियोडिक टेबल में 20th एलिमेंट है वहां तक सिर्फ हम बात करेंगे कि ये लोग कैसे कैसे बॉन्डिंग कर रहे हैं, क्योंकि उसके आगे फिर केमिस्ट्री चेंज हो जाती है। केमिस्ट्री का जो नियम चल रहा है, जो रूल चल रहा है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, वो चेंज होना है, हर बार कुछ ना कुछ नई कहानी लेकर आ जाता है। ठीक, चलो, तो मैंने अभी बताया था एटम बॉन्ड बनाएगा, बट कौन सा एटम कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कौन सा एलिमेंट कौन सा बॉन्ड बनाएगा, उसको समझते हैं। एटम who have 1, 2 or 3 electrons in outermost shell यानी कि वैलेंस शेल will tends to lose electron।
कहने का मतलब क्या है, जो एटम के पास आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में या तो एक इलेक्ट्रॉन हो या दो इलेक्ट्रॉन हो या तीन इलेक्ट्रॉन हो, तो वो उन इलेक्ट्रॉन्स को देने की कोशिश करेगा, उनको उनको लूज करने की कोशिश करेगा ताकि वो स्टेबल हो जाए। अब ऐसा क्यों करेगा अभी बताऊंगा, बट पहले अभी इतना समझो। अभी नहीं समझ आएगा सर, दो तो बेचारे के पास इलेक्ट्रॉन है, 8 चाहिए, तो मैं भाई दो तो रख लूँ कम से कम अपने पास, एक तो रख लूँ। ये दे रहे हो तो कैसे हो जाएगा, और आप काम बढ़ा रहे हो मेरा। अभी रुको यार, कहानी अभी बहुत लंबी है, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ बड़ा मजेदार चैप्टर है, बड़ा इंसान के दिमाग के साथ खेलता है, समझो आराम से इसको। सेकेंड पॉइंट लिखो अभी फिलहाल, एटम who has 5, 6, 7 electron in outer shell will gain the electron to get stability। यार सर 5, 6 इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन है और बोल रहे हो और इसको दे दो, क्या कहना चाह रहे हो आप, समझ में नहीं आ रहा है ना, अभी बता। पहले खाली इतना याद रखो, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, ये सब वैलिड है टिल 20th एलिमेंट ऑफ अ पीरियोडिक टेबल। 20 एलिमेंट जो अपना एलिमेंट है 20th, जिसका एटॉमिक नंबर है 20, वहां तक खाली ये जितना भी चीजें पढ़ा रहा वैलिड है। उसके बाद केमिस्ट्री चेंज हो जाएगी, तो ज्यादा एलिमेंट के लिए फिर अपनी पूरा पूरा जो बॉन्डिंग है, जो सिस्टम है, वो सब चेंज होने वाला है। बट फिलहाल के अभी 20th, क्योंकि तुम 9th या 10th हो, तो इसलिए 20th एलिमेंट तक तुम्हारे लिए इनफ है, समझे। तो इतना समझो कि जो अपना एटम 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है लास्ट शेल में, उसको गेन करना है इलेक्ट्रॉन, उसको चाहिए दूसरे से इलेक्ट्रॉन। अब ऐसा क्यों चाहिए, ये लूज क्यों कर रहा है, ये गेन क्यों कर रहा है? बहुत सिंपल सी बात है। मुझे एक बात बताओ, एग्जाम्पल ले लो, एक एलिमेंट है क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन है, इसको मैं क्लोरीन लिख देता हूँ क्योंकि तुमको फॉर्मूला ना पता। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, यानी 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके टोटल के पास। तो इसका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो तो कैसे करोगे, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर उसके बाद मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 8 इलेक्ट्रॉन की, तो अभी भी मेरे पास 17 है, तो मैं 8 इधर भर दूंगा, ठीक है। फिर लास्ट शेल है, तो लास्ट शेल में 8 से ज्यादा आ नहीं सकते इलेक्ट्रॉन, और मुझे 8 से ज्यादा चाहिए भी नहीं, मुझे सिर्फ 7 चाहिए, है ना। तो लास्ट शेल में मेरे पास मिलेंगे 7, 8 तक आ सकते हैं, 8 से ज्यादा लास्ट शेल में अलाउड नहीं है, समझे। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई क्लोरीन की, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये जो 7th एलिमेंट, 7th इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, इस 7 इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी है या इसमें एक इलेक्ट्रॉन डालना इजी है? भाई ये लास्ट शेल है, मैं बना के बता देता हूँ, कभी बच्चों को कंफ्यूजन होगा। देखो ये मेरा न्यूक्लियस है, ठीक, और शेल में इससे बनाता हूँ, ये पहली शेल हो गई L M N, ये हमारी थर्ड शेल होगी, ठीक है। पहली शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरी शेल में है, सेकंड शेल में सॉरी, 8 इलेक्ट्रॉन, 4, 5, 6, 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और लास्ट शेल में है 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये अपनी लास्ट शेल है, इसमें है 7 इलेक्ट्रॉन, सेकंड लास्ट में है 8 इलेक्ट्रॉन, लिख देता हूं अच्छे से ताकि दिखे तुम लोगों को। 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 8 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 7 इलेक्ट्रॉन ये रहे, ठीक है। अब मुझे बताओ, इस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मुझे करने हैं, तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है या एक लाना इजी है? बताओ बताओ, इतना तो दिमाग होगा भाई। 7 इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा मुश्किल है, 7 लोगों से लड़ना बहुत मुश्किल है। हाँ, एक को मनाना के यार आजा भाई, अब 7 लोगों को क्रिकेट खेलना है, एक को फुटबॉल खेलना है, तो 7 लोगों को फुटबॉल खिलवाने के लिए मनाना ईजी है या एक जो फुटबॉल खेलना चाह रहा है उसको क्रिकेट के लिए मनाना ईजी है? ऑब्वियसली जो एक है उसको मनाना ईजी है, जब इतने सारे लोग आएंगे भाई आजा ना यार, पूरा टीम हो जाएगा अपना, तो आ जाएगा वो।
तो यहाँ पे जिसके पास ऑलरेडी 5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, अब यहाँ सोचोगे सर 4 क्यों नहीं लिखा, 4 की कहानी दूसरी है, ठीक है, उसकी कहानी मैं तुमको दोबारा बाद में सुनाऊंगा क्योंकि उसकी बड़ी दुख भरी कहानी है, ठीक है। तो मुझे भी बड़ा अफसोस होता है जब मैं उसकी कहानी सुनता हूँ, बट अभी आएंगे उसकी कहानी पे भी, फिलहाल इन दो की समझो, लेकर उसको बाद में समझेंगे, अभी उसको समझो। तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ इस भाई साहब को एक इलेक्ट्रॉन कहीं से लाके दे दूंगा, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन तो मैं यहाँ इसको एक और लाके दे दूंगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टेबल, ठीक है। बट ये एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से लाएगा, ऊपर से तो आएगा नहीं, है ना। तो वो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, अपने आप तो बन नहीं जाएगा, मार्केट में भी नहीं मिलता। आप क्या करोगे, किसी के पास जाओगे, यार मेरा क्लोरीन है, 7 है उसके पास, एक कोई दे दो, इसके आगे शादी कर लो, रिएक्ट कर लो इसके साथ आके। तो वहां कहीं बैठा होगा एक ऐसा एलिमेंट जिसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा लास्ट शेल में, और वो इलेक्ट्रॉन है हमारा, सॉरी एलिमेंट है हमारा सोडियम, Na का एटॉमिक नंबर होता है, क्या होता है Na का एटॉमिक नंबर 9। अच्छा, इस मोमेंट में ना मेरे से एक मिस्टेक हुई है, सोडियम है ना Na, उसका मैंने एटॉमिक नंबर 9 लिख दिया है, जबकि उसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, उसका एटॉमिक नंबर 11 ही है, समझे। 9 H हाँ 9 होता है, ठीक है। तो 9 का मतलब क्या है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है 2, 8 और 1, 2, 8 और 1। तो सोडियम है, Na जो है ना सोडियम मिला हमको बाजार में घूमता हुआ, शादी.com पे, सॉरी शादी.com पे मिल गया हमको सोडियम घूमता हुआ। तो सोडियम ने क्या कहा कि बस मेरे पास एक ही बचा कुछ इलेक्ट्रॉन है, ये कोई ले ले मेरे से तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल। तो हमने क्लोरीन ने कहा यार बिल्कुल एकदम, तुम तो हमारे लिए बनो, वी बोथ आर मेड फॉर ईच अदर। इसने कहा चलो रिश्ता कबूल है, ठीक है, और इसने कर ली इससे रिएक्शन, क्या कर लिया, रिएक्शन। तो सोडियम और क्लोरीन ने मिलकर बनाया एक नया रिश्ता जिसको हम बोलते हैं, पहले सोडियम बना लेता हूँ, अभी इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, सी, कई बच्चे बोले एन कौन है, इसको बोल देते हैं Na। पहली शेल, दूसरी शेल, आखिरी शेल, ठीक। इसके पास ये रहे, इसके अच्छा इस कलर का दिखाया ना मैंने, तो इस कलर का दिखा देता हूँ मैं। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सेकंड शेल में 8, 2, 4, 6, 8 होगा ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ज़्यादा हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, 8 हो गए। अब लास्ट शेल सिर्फ एक ही रहा बच्चा सा इलेक्ट्रॉन। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास सोडियम का सिर्फ एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, जिसको किसी तरह दे दूँ तो क्लोरीन का भी काम बन जाएगा, मेरा भी काम बन जाएगा। तो मैं आया और मैंने कहा कि सोडियम भाई साहब मेरे को ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के लिए चाहिए, और मैंने वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिला दिया। इसको बोलेंगे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसने जो करा उसने करा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सोडियम ने ट्रांसफर कर दिया, अब सोडियम के पास लास्ट शेल में बचे 8 इलेक्ट्रॉन, इसके पास लास्ट शेल में हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, दोनों की जिंदगी सफल, और दोनों ने मिलकर एक नया रिश्ता कायम करा, एक नया बॉन्ड बनाया जिसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, NaCl। मजा आया कहानी में, आया ना, बड़ा इंटरेस्टिंग सी कहानी थी। तो कौन से एलिमेंट को लूज करना इजी होता है, जिसके पास 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स हो। कौन से इलेक्ट्रॉन को गेन करना इजी होता है, जिसके पास 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन हो, है ना। और जब वो ऐसा करते हैं तो एक बॉन्ड बनता है, एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं हम आयनाइजेशन। क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन। अब आयनाइजेशन में समझाऊंगा क्योंकि यहाँ पे चार्ज भी क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इस डायग्राम को रखता हूँ ना, आयनाइजेशन समझाता हूँ। आयनाइजेशन, तो ये जो प्रोसेस हुआ है ट्रांसफर और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं आयनाइजेशन, है ना। द प्रोसेस ऑफ आइदर ट्रांसफर और
गेनिंग, इधर की स्क्रीन शायद नहीं दिख रही होगी तो मैंने ना वर्ड्स पे ध्यान देना और लिख लेना इसको, ठीक है। गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मेकिंग अ चार्ज, मेकिंग एटम इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड, ये लाइन समझाऊंगा अभी, मेकिंग इलेक्ट्रिकली चार्ज, the process of either transfer or gaining of electron making an atom electrically charged and making either positive ion or negative ion is called ionization, ठीक है। तो ये होता है आयनाइजेशन। आयनाइजेशन क्या होता है कि वो प्रोसेस जिसमें या तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो, और जहां ट्रांसफर हो रहा है वहां गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा, और उस दौरान क्या होगा कि एक एटम्स को इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाएंगे, यानी कि उन पे कोई ना कोई साइन आ जाएगा, या तो पॉजिटिव साइन या नेगेटिव साइन। इसका मतलब क्या है, देखो मेरे पास क्लोरीन था ना, क्लोरीन में मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 17। तो आपको पता है एटॉमिक नंबर था क्लोरीन का, ऐसे लिखता हूं 17, यानी कि प्रोटॉन थे मेरे पास, टेबल बना ली, 17 प्रोटॉन थे और 17 ही इलेक्ट्रॉन थे, क्योंकि एटॉमिक नंबर ये होता है। तो 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन। अब क्या करा मैंने, क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन और गेन कर लिया। क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन और गेन कर लिया। कहां से गेन करा, सोडियम से। सोडियम का क्या है, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 9, तो इस पे प्रोटॉन कितने होंगे और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इनिशियली तो 9 प्रोटॉन और 9 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, प्रोटॉन तो सेम थे, प्रोटॉन का शेयरिंग गेनिंग नहीं होता, इलेक्ट्रॉन का होता है। सोडियम ने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कम करके क्या करा, इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, किसके पास, क्लोरीन के पास। और अब क्लोरीन के पास +1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया और सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, यानी कि क्लोरीन का जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो ज्यादा हो चुके हैं कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन के। वहीं सोडियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो चुका है कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन में। तो यानी कि क्लोरीन में नेगेटिव चार्ज ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गया तो क्लोरीन में नेगेटिव चार्ज ज्यादा बढ़ गया, तो क्लोरीन कन्वर्ट हो जाता है Cl1 नेगेटिव में, ये आ जाता है इसके ऊपर एक चार्ज। समझ में आ रहा है, इसको बोलते हैं क्लोरीन 1 नेगेटिव। 1 नेगेटिव क्यों बोलते हैं, क्योंकि 1 नेगेटिव क्यों बोलते हैं इसमें, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया किसी से। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, दे रहे हो तो माइनस आना चाहिए और ले रहे हो तो पॉजिटिव। भाई ले नहीं रहे हैं हम, यहाँ से चार्ज ज्यादा ले रहे हैं और चार्ज है नेगेटिव चार्ज, तो प्रोटॉन्स के कंपैरिजन में नेगेटिविटी बढ़ गई तो -1 आना कंपलसरी है, ठीक है। अगर यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन आते तो -3 हो जाता, ठीक है। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा उतना ज्यादा चार्ज। इसी तरह सोडियम में भी क्या हो जाएगा बताओ, भाई सोडियम में पॉजिटिविटी बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन कम हो गया पॉजिटिविटी बढ़ गई, कितना बढ़ा है, एक ज्यादा बढ़ा है तो ये हो जाएगा +1। तो देखो ये चार्ज आ गया, इनपे इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गए, है ना। तो अब जब ये इलेक्ट्रिकली चार्ज होंगे तो इसको बोलते हैं आयनाइजेशन। और अब ये जो बॉन्ड बना रहे हैं, ये जो NaCl बना है, इसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। समझे, इसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन लिखो अब, यहां लिख लो आयनिक बॉन्ड की, दूसरे कलर से लिखवा देता हूं, है ना। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड फॉर्म between two different atoms, bond formed between two different atoms by either gaining or losing of electron
पाया था लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इस तरह से एक बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, ठीक है। तो दिस बॉन्ड विल बी कॉल्ड एज आयनिक बॉन्ड, इसको लिख लेना, ठीक। तो आई होप आयनाइजेशन समझा, आयनिक बॉन्ड समझा, क्यों इलेक्ट्रॉन लूज करता है, क्यों इलेक्ट्रॉन गेन करता है, कौन सा गेन करता है कौन सा लूज करता है, यहाँ तक बात समझे। चलो अच्छी बात है, अभी ये चैप्टर तो शुरू हुआ है, अभी आगे और बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। फिलहाल यहाँ तक नोट करो। चलो अब देखो उसको कुछ ना एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो आयनिक बॉन्ड होता है इसमें कौन कौन से रिएक्शन ज्यादातर देखने को मिलते हैं। तो ज्यादातर जो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं ना वो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं मेटल्स जो होते हैं वो स्टार्टिंग ऑफ द पीरियोडिक टेबल में मिल जाते हैं, जिनके पास 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं अपना वैलेंस शेल में। बट नॉन मेटल जो रहते हैं वो लास्ट के अपने पीरियोडिक टेबल के लास्ट ग्रुप में ज्यादातर मिलते हैं, जिनके पास 5 या 5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है। तो उसमें हम थोड़े बहुत एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास पहले एग्जाम्पल हो जाएगा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का कैसे बनाए हम लोग, कैसे इसका आयनिक बॉन्ड बनेगा। मैग्नीशियम के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इधर लिख लीजिए। तो मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 12, ठीक। ऑक्सीजन का जो होता है वो 8 होता है, समझे। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है, बचा 8 बचा 2, ठीक है। ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी 2 और 6। तो ये दोनों आपस में रिएक्ट कर सकते हैं। भाई मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये इसको ट्रांसफर कर सकता है ना। किस तरह का बॉन्ड बन रहा है, आयनिक बॉन्ड बन रहा है ना। तो करे रिएक्शन कैसे हो जाएगा। दोबारा डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, खाली बस करके बता रहा हूँ। देखो मैग्नीशियम के पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, यानी ये इलेक्ट्रॉन देगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन देगा। तो इसके पास चार्ज कौन सा आ जाएगा +2। मैं तुमको केमिकल रिएक्शन लिखना बता रहा हूँ, हालांकि इसका अलग से अभी चैप्टर पढ़ेंगे, बट फिलहाल यहाँ भी थोड़ा सा समझ लो, ठीक। तो ये है अपना मेटल, ठीक। फिर आ जाएगा अपना ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर था 8। लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 6। इसको चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन 2, यानी कि इसको गेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए, स्टेबल होने के लिए 2। तो इसका साइन आ जाएगा -2। अब जब ये रिएक्ट करेंगे क्या होगा कि Mg+O हो जाएगा। क्या हो जाएगा MgO, और ये बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैंने यहाँ +2 और -2 क्यों लिखा था, क्योंकि यहाँ पे एक चीज मैं जो तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ वो हो रहा है बैलेंसिंग द चार्ज। यहाँ लिख लो बैलेंसिंग द चार्ज। बैलेंसिंग द चार्ज क्या कहता है कि नेट चार्ज जो आना चाहिए, नेट चार्ज व्हेन डूइंग द रिएक्शन शुड बी 0। अब ये नई बात क्या लेकर आया हूं मैं, कहने का मतलब ये है, देखो इसके पास भी कोई ना कोई चार्ज है +2 का, इसके पास भी कुछ ना कुछ चार्ज है। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का नेट चार्ज 0 कर देते हैं। और वो नेट चार्ज 0 कैसे करते हैं कि हम इस वाले चार्ज को इस वाले से कैंसिल कर देते हैं। अभी भी समझ में नहीं आया, कहने का मतलब ये है कि मान लो, कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो मैं क्या बताना चाह रहा था कि नेट चार्ज 0 होना चाहिए। देखो मान लो मैं रिएक्शन करा रहा हूं एल्युमिनियम और ऑक्सीजन की, ठीक है। एल्युमिनियम और ऑक्सीजन का मैं रिएक्शन करा रहा हूँ और एक नया कंपाउंड बनाना चाह रहा हूँ जिसका नाम हो जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड। ये फॉर्मूला होगा, बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा हाँ यही फॉर्मूला होगा, बट ये गलत है। ये कंपाउंड का जो रिप्रेजेंटेशन है, ये जो कंपाउंड है, ये गलत है। ऐसा क्यों हो रहा होगा कि अगर मैं डायरेक्टली इनका रिएक्शन कराऊंगा ना, तो नेट चार्ज मेरे कंपाउंड पे कुछ ना कुछ रह जाएगा। इसका कहने का मतलब क्या है, इसको थोड़ा समझो। मान लो क्या एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है, सॉरी एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, है ना। यानी कि एल्युमिनियम की कॉन्फ़िगरेशन जो रहती है 2 8
3। ठीक है भाई, मैं इन दोनों का रिएक्शन कराऊंगा जिसमें मुझे पता है एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है और लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसके पास 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जिसको ये देना चाहता है, किसको, ऑक्सीजन को, जिससे वो रिएक्शन करेगा। यानी इसकी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए कि ये स्टेबल हो जाए, +3। ठीक है, इसी तरह ऑक्सीजन की मैं बात करूं, उसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6। ठीक है, और इसके पास लास्ट शेल में कितने 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये 6 दे तो नहीं सकता किसी से, 2 ले सकता है रिएक्शन कराने के लिए, तो इसकी वैलेंसी जो हो जाएगी वो -2 हो जाएगी, यानी कि उसको 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए तो वो रिएक्ट कर लेगा। अब यहाँ इन दोनों का अगर आप रिलेशन देखो तो बड़ा अनस्टेबल सा रिलेशन है। ठीक है, एक के पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, उसको 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है देने के लिए, बट एक जो है जिसको रिक्वायरमेंट है उसको सिर्फ 2 ही चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिल रहा है उसको, तो कैसे इनकी शादी कराए, कैसे इनका रिलेशन सेट कराएं? तो इसका तरीका ये है कि दोनों में कुछ इस तरह से स्टेबिलिटी लाओ कि इनकी वैलेंसीज भी सेटिस्फाई हो जाए, 3 के 3 इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम भी लूज कर दे और सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को भी मिले। तो क्या कर सकते हैं हम, क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता कि एक से ज्यादा एल्यूमिनियम, एक से ज्यादा ऑक्सीजन को साथ में रिएक्ट करा लूं? कहने का क्या मतलब है मेरा, समझ में नहीं आया होगा अभी भी। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब मैं इसका रिएक्शन करा रहा हूँ एल्यूमिनियम का जिसकी वैलेंसी है +3 और मैं करा रहा हूँ किसके साथ, ऑक्सीजन के जिसकी वैलेंसी है -2, तो मैं जब इसका रिएक्शन करा रहा हूँ मैं कुछ इस तरह से रिएक्शन करा रहा हूँ एल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन भी चले जाएं और ऑक्सीजन को सिर्फ 2 भी मिले। अब ये करने का तरीका कैसा है वो मैं बताऊंगा, बट इसका शॉर्टकट तरीका जानने का कि कितने इलेक्ट्रॉन ऐसे इसका शॉर्टकट तरीका ये बात जानने का कि एल्यूमिनियम कितने, तो इसको करने का तरीका ये है कि आप एक से ज्यादा एल्यूमिनियम और एक से ज्यादा ऑक्सीजन का रिएक्शन करा के देख लो। तो जब आप एक से ज्यादा एल्यूमिनियम, एक से ज्यादा ऑक्सीजन का रिएक्शन कराओगे तो इस तरह से कॉम्बिनेशन बनेगा कि एल्यूमिनियम के सारे इलेक्ट्रॉन भी चले जाएंगे और ऑक्सीजन को जितने रिक्वायर्ड है वो भी मिल जाएंगे। अब आप बोलोगे सर ये तो बड़ा ही डिफिकल्ट सा सिनेरियो आपने बता दिया। ठीक है, बात तो समझ में आई है, बट लेकिन ये करने का तरीका तो बड़ा डिफिकल्ट है। बात भी सही है यार, एक एक करके कॉम्बिनेशन कैसे बनाओगे, है ना? तो इसका आसान तरीका इस कॉम्बिनेशन को सेट कराने का ये है, आपको करके नहीं देखना है कि एल्यूमिनियम को बना के नहीं देखना। आपको क्या करना है, ये जो नंबर आप देख रहे हो ना वैलेंसी के, इन नंबर को उठा के ना दूसरे एलिमेंट के सफिक्स में ले जाओ, यानी इसके नीचे ले जाओ, और इधर से भी उठा के इसके नीचे ले जाओ इन वैलेंसीज को। ये वैलेंसीज ही क्या कर देंगी, एक ऐसा नंबर आपको बता देंगी कि जो एक दूसरे एलिमेंट की स्टेबिलिटी को, ये वैलेंसीज आपको एक ऐसा नंबर दे देंगी कि जिससे आपका पूरा का पूरा कंपाउंड स्टेबल हो जाएगा। यानी कि अब आप जो कंपाउंड बनाओगे वो कुछ इस तरह से बनेगा कि एल्यूमिनियम के पास ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी में नीचे लेगी, यानी एल्यूमिनियम के पास नंबर 2 आ जाएगा और ऑक्सीजन के पास एल्यूमिनियम की 3 वैलेंसी नीचे आ जाएगी। अब ये मैं तुमको प्रैक्टिकली करके ही बताऊंगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ डायग्राम से। ठीक है, तो ये अब आपका फाइनल कंपाउंड आपको मिलेगा और इसमें क्या होता है, वैलेंसी बैलेंस्ड होगी, यानी कि कोई भी नेट चार्ज एलिमेंट पे, कंपाउंड पे नहीं आ रहा होगा। इसका मतलब क्या है कि 2 एल्यूमिनियम के एटम रिएक्ट कर रहे होंगे किससे, 3 ऑक्सीजन के एटम से। तो जब ऐसा होगा तब आपका एक स्टेबल कंपाउंड मिलेगा। समझ में आ रही है? तब आपका एक स्टेबल कंपाउंड मिलेगा। इसका एग्जांपल ये ऐसे समझो कि मान लो ये अपना एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के कितने वैलेंस शेल हैं, एल्यूमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, 3 है ना, और ऑक्सीजन कितने वैलेंस शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है ना। मुझे इनका कॉम्बिनेशन बनाना है कुछ इस तरह से कि हर ऑक्सीजन के एटम को सिर्फ 2 मिले और एल्यूमिनियम के सारे इलेक्ट्रॉन भी चले जाएं। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से, इस प्रैक्टिकल के हिसाब से जाऊंगा
तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे कि तीन तीन यानी दो एल्यूमिनियम के एटम ले लूंगा। और जब दो एल्यूमिनियम के एटम लूंगा तो क्या होगा कि मेरे पास तीन वैलेंस शेल एक एटम में मिल जाएंगे और तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक एटम में मिलेंगे। इसी तरह जब मैं तीन ऑक्सीजन के एटम लूंगा तो छः छः करके मुझे इस तरह से मिल जाएंगे। अगर अब मैं रिएक्शन करा के देखूं तो देखो, इसको ऐसे बना देता हूं ताकि आसानी से दिख जाए। मान लो ये जो क्रॉस है ना, ये तीन क्या है, इलेक्ट्रॉन है एल्यूमिनियम के, ठीक। अब अगर यहां से आप देखो तो मैं क्या कर रहा हूं, दो इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं पहले एटम को ऑक्सीजन के। तो अब क्या हुआ, ये टोटल दो यहां से गए, छह वहां से आए, तो मिलकर कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। हो गया स्टेबल, बहुत बढ़िया। अभी अगर देखो मैं यहाँ सिर्फ एक ही ऑक्सीजन का रखता और एक एल्यूमिनियम का रखता ना, इन दोनों को छुपाओ, तो यहाँ देखो एक अभी भी मेरे पास फ्री इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, यानी कि अभी भी एक चार्ज बाकी है। भाई इलेक्ट्रॉन बाकी अभी भी स्टेबल नहीं है कंपाउंड, कंपाउंड पे एक चार्ज आ जाएगा। मुझे ये चार्ज नहीं लाना, मुझे चार्ज को बैलेंस करना है, यानी कि अभी ये जो आपका इलेक्ट्रॉन बच रहा है इसको भी कहीं सेट करना है। अब सेट कैसे करे जाएंगे, इस फॉर्मूले के हिसाब से। इसीलिए मैंने यहाँ दो एक्स्ट्रा लिए हैं, क्या, ऑक्सीजन के एटम, और यहाँ एक एल्यूमिनियम का एटम। अब क्या करो, दूसरे वाले पे आओ, दूसरे वाले को भी इसी तरह से स्टेबल करा दो। कलर दूसरा ले लूं, कौन सा लूं, ब्लू ले लेते हैं। ये रहा मेरा दूसरा वाला भी। तो दो यहां से गए, ये जो क्रॉस देख रहे हो ना, इलेक्ट्रॉन ही है, ठीक है, सिर्फ रिप्रेजेंट कराया मैंने। से दो यहां से आए, छह इधर से आए, 8, दूसरा भी स्टेबल हो गया। अब जो ये दो बच रहे हैं, आने लगी ना कहानी समझ में। अब ये जो दो बच रहे हैं इलेक्ट्रॉन, अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन को भी क्या करना है, कुछ नहीं करना, उठा के इधर ले जाओ इस वाले एटम के साथ ऑक्सीजन के। तो इन दोनों को पकड़ा और मैंने रिएक्शन करा दिया इस वाले एटम के साथ। तो अब यहां भी क्या हो गया, दो इधर से आए और दो इधर, छह इधर से आए, क्या हुआ, 8 इलेक्ट्रॉन। हो गया ना, हो गया स्टेबल। अब यहाँ एक भी कम ज्यादा होता है एल्यूमिनियम का एटम या ऑक्सीजन का एटम, तो क्या होता है, अनस्टेबल रह जाता, कंपाउंड पे कोई ना कोई चार्ज आ जाता। अब यहाँ देखो कोई चार्ज नहीं, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई भी फालतू एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है। दैट मीन्स द होल सिस्टम, द होल कंपाउंड इज बैलेंस्ड। इसे कहते हैं बैलेंस करना, ठीक है। तो आपको बहुत सिंपल सा तरीका याद रखना है, ये सब नहीं करके देखना। जो वैलेंसीज हैं, ये पहले एलिमेंट की वैलेंसी को उठा के दूसरे के पास रख दो, दूसरे की वैलेंसी उठा के पहले के पास रख दो, और आपका कंपाउंड स्टेबली बन जाएगा। समझ में आई बात। चलो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो इसको करने का तरीका ये है कि आप एक से ज्यादा एल्यूमिनियम और एक से ज्यादा ऑक्सीजन का रिएक्शन करा के देख लो। तो जब आप एक से ज्यादा एल्यूमिनियम, एक से ज्यादा ऑक्सीजन का रिएक्शन कराओगे तो इस तरह से कॉम्बिनेशन बनेगा कि एल्यूमिनियम के सारे इलेक्ट्रॉन भी चले जाएंगे और ऑक्सीजन को जितने रिक्वायर्ड है वो भी मिल जाएंगे। अब आप बोलोगे सर ये तो बड़ा ही डिफिकल्ट सा सिनेरियो आपने बता दिया, ठीक है, बात तो समझ में आई है, बट लेकिन ये करने का तरीका तो बड़ा डिफिकल्ट है। बात भी सही है यार, एक एक करके कॉम्बिनेशन कैसे बनाओगे, है ना। तो इसका आसान तरीका इस कॉम्बिनेशन को सेट कराने का ये है, आपको करके नहीं देखना है कि एल्यूमिनियम को बना के नहीं देखना। आपको क्या करना है, ये जो नंबर आप देख रहे हो ना वैलेंसी के, इन नंबर को उठा के ना दूसरे एलिमेंट के सफिक्स में ले जाओ, यानी इसके नीचे ले जाओ, और इधर से भी उठा के इसके नीचे ले जाओ इन वैलेंसीज को। ये वैलेंसीज आपको एक ऐसा नंबर दे देंगी कि जिससे आपका पूरा का पूरा कंपाउंड स्टेबल हो जाएगा। यानी कि अब आप जो कंपाउंड बनाओगे वो कुछ इस तरह से बनेगा कि एल्यूमिनियम के पास ऑक्सीजन की दो वैलेंसी में नीचे लेगी, यानी एल्यूमिनियम के पास नंबर 2 आ जाएगा और ऑक्सीजन के पास
एल्यूमिनियम की 3 वैलेंसी नीचे आ जाएगी। अब ये मैं तुमको प्रैक्टिकली करके ही बताऊंगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ डायग्राम से, ठीक है। तो ये अब आपका फाइनल कंपाउंड आपको मिलेगा और इसमें क्या होता है, वैलेंसी बैलेंस्ड होगी, यानी कि कोई भी नेट चार्ज एलिमेंट पे कंपाउंड पे नहीं आ रहा होगा। इसका मतलब क्या है कि 2 एल्यूमिनियम के एटम रिएक्ट कर रहे होंगे किससे, 3 ऑक्सीजन के एटम से। तो जब ऐसा होगा तब आपका एक स्टेबल कंपाउंड मिलेगा। समझ में आ रही है, तब आपका एक स्टेबल कंपाउंड मिलेगा। इसका एग्जांपल ये ऐसे समझो कि मान लो ये अपना एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के कितने वैलेंस शेल हैं, एक एल्यूमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, 3 है ना। और ऑक्सीजन कितने हैं वैलेंस शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। मुझे इनका कॉम्बिनेशन बनाना है कुछ इस तरह से कि हर ऑक्सीजन के एटम को सिर्फ 2 मिले और एल्यूमिनियम के सारे इलेक्ट्रॉन भी चले जाएं। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से, इस प्रैक्टिकल के हिसाब से जाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे कि 3 यानी 2 एल्यूमिनियम के एटम ले लूंगा। जब 2 एल्यूमिनियम के एटम लूंगा तो क्या होगा कि मेरे पास 3 वैलेंस शेल एक एटम में मिल जाएंगे और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक एटम में मिलेंगे। इसी तरह जब मैं 3 ऑक्सीजन के एटम लूंगा तो 6 करके मुझे इस तरह से मिल जाएंगे। अगर अब मैं रिएक्शन करा के देखूं तो देखो, इसको ऐसे बना देता हूं ताकि आसानी से दिख जाए। मान लो ये जो क्रॉस है ना, ये 3 क्या है, इलेक्ट्रॉन है एल्यूमिनियम के, ठीक। अब अगर यहां से आप देखो तो मैं क्या कर रहा हूं, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं पहले एटम को ऑक्सीजन के। तो अब क्या हुआ, ये टोटल 2 यहां से गए, 6 वहां से आए, तो मिलकर कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। हो गया स्टेबल, बहुत बढ़िया। अभी अगर देखो मैं यहाँ सिर्फ एक ही ऑक्सीजन का रखता और एक एल्यूमिनियम का रखता ना, इन दोनों को छुपाओ, तो यहाँ देखो एक अभी भी मेरे पास फ्री इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, यानी कि अभी भी एक चार्ज बाकी है। भाई इलेक्ट्रॉन बाकी है, अभी भी स्टेबल नहीं है कंपाउंड पे एक चार्ज आ जाएगा। मुझे ये चार्ज नहीं लाना, मुझे चार्ज को बैलेंस करना है, यानी कि अभी ये जो आपका इलेक्ट्रॉन बच रहा है इसको भी कहीं सेट करना है। अब सेट कैसे करे जाएंगे, इस फॉर्मूले के हिसाब से। इसीलिए मैंने यहाँ 2 एक्स्ट्रा लिए हैं, क्या, ऑक्सीजन के एटम और यहाँ एक एल्यूमिनियम का एटम। अब क्या करो, दूसरे वाले पे आओ, दूसरे वाले को भी इसी तरह से स्टेबल करा दो। कलर दूसरा ले लूं, कौन सा लूं, ब्लू ले लेते हैं। ये रहा मेरा दूसरा वाला भी। तो 2 यहां से गए, ये जो क्रॉस देख रहे हो ना, इलेक्ट्रॉन ही है, ठीक है, सिर्फ रिप्रेजेंट कराया मैंने। से 2 यहां से आए, 6 इधर से आए, 8, दूसरा भी स्टेबल हो गया। अब जो ये 2 बच रहे हैं, आने लगी ना कहानी समझ में। अब ये जो 2 बच रहे हैं इलेक्ट्रॉन, अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन को भी क्या करना है, कुछ नहीं करना, उठा के इधर ले जाओ इस वाले एटम के साथ ऑक्सीजन के। तो इन दोनों को पकड़ा और मैंने रिएक्शन करा दिया इस वाले एटम के साथ। तो अब यहां भी क्या हो गया, 2 इधर से आए और 2 इधर, 6 इधर से आए, क्या हुआ, 8 इलेक्ट्रॉन। हो गया ना, हो गया स्टेबल। अब यहाँ एक भी कम ज्यादा होता है, एल्यूमिनियम का एटम या ऑक्सीजन का एटम, तो क्या होता है, अनस्टेबल रह जाता, कंपाउंड पे कोई ना कोई चार्ज आ जाता। अब यहाँ देखो कोई चार्ज नहीं, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई भी फालतू एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है। दैट मीन्स द होल सिस्टम, द होल कंपाउंड इज बैलेंस्ड। इसे कहते हैं बैलेंस करना, ठीक है। तो आपको बहुत सिंपल सा तरीका याद रखना है, ये सब नहीं करके देखना। जो वैलेंसीज हैं, ये पहले एलिमेंट की वैलेंसी को उठा के दूसरे के पास रख दो, दूसरे की वैलेंसी उठा के पहले के पास रख दो, और आपका कंपाउंड स्टेबली बन जाएगा। समझ में आई बात। चलो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट जो हमारा बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, उसका नाम है कोवेलेंट कंपाउंड्स। कोवेलेंट कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ समझौता करते हैं, यानी एक दूसरे के साथ शेयरिंग करते हैं, किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। जैसे होता है ना कि आप लोग अगर कभी जब पढ़ाई करने के लिए हॉस्टल वगैरह कॉलेज जाते हो, बहुत सारे बच्चे शेयरिंग में रूम ले लेते हैं। अक्सर वो उन्हीं के साथ लेते हैं जो उनके जैसे होते हैं, हर लिहाज से, फाइनेंशियल कंडीशन हो, थिंकिंग हो, पर्सनालिटी हो। तो इसी तरह से लोग अपने कंपैटिबल लड़के या लड़की के साथ रूम लेना पसंद करते हैं, शेयरिंग करना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जो मेरा हाल वो उसका हाल।
तो कंपाउंड, मैंने जैसे कल बताया था कि एलिमेंट्स भी जो होते हैं ना, केमिस्ट्री भी जो है ना, वो फिजिकल लाइफ के आधार पे ही चलती है। जो हम लोग जो एक्सपीरियंस करते हैं एटम्स के साथ भी वो हो रहा है। ये लोग भी एसओ के साथ शेयरिंग करना पसंद करते हैं, जिनका हाथ भी खुद के जैसा है कि ना जो किसी से ले पा रहे हैं ना दे पा रहे हैं, मिडिल क्लास वाले लोग। ठीक है, तो कोवेलेंट कंपाउंड कौन से कंपाउंड होते हैं? कंपाउंड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कंपाउंड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स शेयर कौन करते हैं? मेटलॉइड्स और ग्रुप 14 एलिमेंट्स generally makes covalent compounds. मेटलॉइड्स और ग्रुप 14 जनरली मेक्स कोवेलेंट कंपाउंड। जो 14th ग्रुप में होते हैं पीरियोडिक टेबल में, उनका एटॉमिक नंबर जो होता है ऐसा रहता है जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे लास्ट शेल में वो 4 रहेंगे। इसमें लिख लो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन ग्रुप 14 इज 4। 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं इनकी वैलेंस शेल में। तो अब 4 को ना आप दे सकते हो, इट इज वेरी डिफिकल्ट, लिख लो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लूज इलेक्ट्रॉन और लूज 4 इलेक्ट्रॉन, लिख लो 4 इलेक्ट्रॉन और गेन 4 इलेक्ट्रॉन। बड़ा मुश्किल होता है ना। सो देयरफॉर दे शेयर इलेक्ट्रॉन्स अमंग देम। तो क्या करते हैं, ये समझौता कर लेते हैं। ऐसे एलिमेंट जो कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं, इस तरह की बॉन्डिंग को बोलते हैं, जो समझौते पे बनती है उस तरह की बॉन्डिंग को बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, इस तरह की बॉन्डिंग से जो एलिमेंट्स कंपाउंड बनते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग्स की हेल्प से, तो इस तरह की शेयरिंग से, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो कंपाउंड बनते हैं, जो बॉन्डिंग बनती है उसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो गया उसका? जैसे ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करता है तो मिलता है हमको O2, है ना। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मिलके O2। नाइट्रोजन आपस में रिएक्ट करता है तो मिलता है N2, है ना। तो ये होता है कोवेलेंट बॉन्डिंग या कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे कोवेलेंट कंपाउंड। अच्छा, जो मॉलिक्यूल, अब देखो मैं तुमको पता है मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। मॉलिक्यूल्स इज अ ग्रुप ऑफ एटम, है ना। ठीक है, अब अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 2 सेम तरह के एटम्स प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं डायटोमिक। ठीक है, ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग सेम टाइप ऑफ एटम्स। कितने होने चाहिए वो? सेम टाइप ऑफ 2 एटम्स आर कॉल्ड डायटोमिक। ठीक है, तो अगर कभी पूछना डायटोमिक क्या होता है, डायटोमिक वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें 2 सिमिलर टाइप के एटम्स से मिलके एक मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, तो उसको डायटोमिक बोलते हैं। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन 2 ही है, सिर्फ एक ही तरह के एटम से मिलके बन रहा है, तो O2 इज अ डायटोमिक, नाइट्रोजन इज अ डायटोमिक। ठीक, चलो अब कोवेलेंट कंपाउंड क्या हो गया, एक बार फिर से रिवाइज करा दूं। कंपाउंड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन, अच्छा एक लाइन लगी, एक लाइन और लिख देता हूं यहाँ पे, बिटवीन एटम्स ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट। ठीक है, एटम्स ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट, उसको बोलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। इसका एग्जांपल भी लिख लो यहाँ पे। ठीक है, जैसे H+Cl गिव्स HCl, है ना। H+O2 गिव्स, सॉरी H+O गिव्स H2O। ठीक है, तो इस तरह से कुछ हमारे रिएक्शन होते हैं, मिलते हैं हमको, तो आप देख सकते हो।
ठीक। तो जैसा कि अभी हमने सीखा कि कोवैलेंट बॉन्ड शेयरिंग करके एक कंपाउंड बनाते हैं, है ना। शेयरिंग करके अलग अलग एलिमेंट्स के साथ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, या कभी कभी सेम एलिमेंट्स के साथ भी शेयरिंग होती है, जिसको हम डायटोमिक बोलते हैं। तो जब शेयरिंग होती है तो किस तरह से बॉन्ड बनते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से शेयर होते हैं, उसको थोड़ा समझते हैं, डायग्राम से समझते हैं ना। तो मान लो जैसे हमको रिएक्शन कराना है, किसका करा दें हम लोग, हाइड्रोजन का कराते हैं क्लोरीन के साथ, ठीक है। तो पता है हाइड्रोजन की पास वैलेंसी होती है कितनी, -1, क्योंकि उसको एक इलेक्ट्रॉन देना है, सॉरी लेना है। क्लोरीन के पास वैलेंसी होती है +1, क्योंकि उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। तो अब अगर मैं इनकी कोवैलेंट बॉन्डिंग कराता हूं, कौन सी बॉन्डिंग, कोवैलेंट बॉन्डिंग, तो मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी। अब शेयरिंग किस तरह से होगी, तो डायरेक्टली ना मैं तुमको लास्ट शेल, तो अब क्या करेंगे हम, इनका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाएंगे, है ना, सिर्फ लास्ट शेल बनाएंगे हम लोग, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, खाली समझना है इसको, ठीक। तो मान लो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ही होता है, तो लास्ट शेल में भी एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। ये रहा हाइड्रोजन की लास्ट शेल और उसमें एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसी तरह इसका जब रिएक्शन हो रहा है किसके साथ हो रहा है, क्लोरीन के साथ। क्लोरीन की लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ बना देंगे, क्रॉस से बनाएंगे अब इसको, देख ये सर्किल ही बना दो, कलर तो चेंज है ना। ठीक है, तो अभी मैंने हाइड्रोजन की लास्ट शेल दिखाई आपको, क्लोरीन की लास्ट शेल दिखाई, ठीक है। अभी हम समझ रहे हैं कि कैसे कैसे बॉन्डिंग होती है, कोवैलेंट बॉन्डिंग। अब क्या होगा, इनके बीच में होगी शेयरिंग ऑफ, किसकी शेयरिंग होगी, इलेक्ट्रॉन्स की, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग में क्या होगा कि ये शेयर करेगा अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, ये शेयर करेगा एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ। भाई मुझे बताओ, अभी मैंने तुमको पता है हाइड्रोजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन स्टेबल होने के लिए, है ना। हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन्स में अगर लास्ट शेल में आ जाए तो स्टेबल हो जाता है। क्लोरीन को चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स स्टेबल होने के लिए। इसके पास एक कम है, इसके पास भी एक कम है, तो शेयरिंग तो गेनिंग या लूजिंग तो हो नहीं सकता, ट्रांसफर तो हो नहीं सकता। भाई ये अगर दे देगा तो ये तो खत्म ही हो जाएगा, ये अगर दे देगा तो उसके पास और एक और कमी आ जाएगी। तो बेस्ट है इनके पास ऑप्शन के शेयर कर ले। तो शेयरिंग कैसे होएगा, देखो ये रहा हाइड्रोजन, ये रही इसकी शेल, ठीक, ये रहा क्लोरीन, और ये रही इसकी शेल, और इसकी शेल और उसकी शेल हाइड्रोजन की और क्लोरीन की ओवरलैप कर जाएगी। और क्या होगा, हाइड्रोजन का जो एक इलेक्ट्रॉन था वो शेयर करेगा क्लोरीन के साथ यहाँ पे, और क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे। तो अब जब दोनों के पास, हाइड्रोजन के पास, अभी क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है इधर, 7 थे ऑलरेडी, है ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, टोटल 7 है, जिसमें से एक शेयर कर दिया हाइड्रोजन के साथ, तो अभी भी उसके पास है, दिया नहीं है, शेयर करा है ना। तो अभी भी टोटल इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के इनिशियली जो थे 7 थे, तो 7 के 7 ही है ना। प्लस उसको क्या मिला कि यहाँ से हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और मिल गया, शेयर हो रहा है हाइड्रोजन के साथ। अच्छी बात क्या हुई कि क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, उसने एक अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया, तो अब हाइड्रोजन के पास भी कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि देखो 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में हो गए, है ना। क्लोरीन के पास कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, है ना। कैसे हुए, एक तो 7 तो खुद के थे, एक हाइड्रोजन का शेयर कर लिया, तो इससे बनता है, इस तरह से बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझे। कोवैलेंट बॉन्ड इस तरह से बनता है। अब जब इनके बीच में बॉन्ड बनाए, है ना, ओवरलैपिंग हुई है एटम्स की, तो मुझे बताओ जब ओवरलैपिंग हो रही है तो कुछ ना कुछ रिपल्शन भी हो रहा होगा, कुछ ना कुछ अट्रैक्शन भी हो रहा होगा। वो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स के पास चार्ज है, प्रोटॉन्स भी है, तो प्रोटॉन्स के पास भी चार्ज, यानी कि रिपल्शन अट्रैक्शन कुछ ना कुछ चल रहा होगा। उस रिपल्शन अट्रैक्शन की वजह से क्या हो रहा होगा, जो कोवैलेंट कंपाउंड्स बन रहे हैं ना, उनकी शेप चेंज हो रही होगी। बात समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ भाई, सिंपल सी बात है, अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव को आपस में रख दोगे तो क्या होगा, अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट करने से जो चीज़ ऐसे हो सकती थी वो ऐसे हो जाएगी, और अगर पॉजिटिव को साथ में रख दो तो क्या होगा, रिपल होगा, जो चीज़ ऐसे थी वो ऐसे हो जाएगी, है ना।
तो कोवेलेंट बॉन्डिंग में रिपल्शन होता है, रिपल्शन की वजह से क्या होता है, तो शेप ऑफ द एटम्स, तो कोवेलेंट कंपाउंड वो चेंज होती है। और वो चेंज कैसे होती है, हर एक कंपाउंड की अलग अलग शेप होती है, ठीक है। अब एक एक करके उस रिपल्शन की वजह से जो शेप बन रही है उसको खाली समझते हैं, ठीक। अभी बहुत डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि क्लास 11th में ऑर्गेनिक में जब तुम पढ़ोगे ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो तुम्हारा सर खा जाएगा जब तुम्हें एक बेंजीन रिंग ही नहीं समझ में आएगी। तो इसको ऐसे लिख लो इस वाले रिपल्शन को कि व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स react to form covalent compound, they experiences repulsion, which results in different shapes। हाँ इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, shapes of compound, ठीक है। तो जब कभी भी कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं तो रिपल्शन होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट शेप बनेगी। अब वो कैसे बनती है, हर एक एलिमेंट की अलग अलग, हर एक कंपाउंड की अलग अलग शेप होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कौन सा लेते हैं, अमोनिया ले लेते हैं ना। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, एक नाइट्रोजन का एटम और 3 हाइड्रोजन के एटम मिलके अमोनिया बनाते हैं। तो इसकी शेप कैसी रहती है, पिरामिड। कैसी रहेगी, पिरामिड। कैसे बना के बताओ, लिख लो पहले, पिरामिड शेप रहेगी। और कैसे रहेगी, देखो मान लो ये रहा हमारा नाइट्रोजन का एटम, ठीक। ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, 3 अलग अलग हाइड्रोजन के एटम्स के साथ। तो मुझे बताओ इसकी शेप कैसे बन रही है, पिरामिड की तरह ना। इस तरह से शेप बनती है, इस तरह से कोवेलेंट कंपाउंड की शेप मिलती है हमको। इसी तरह से आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट एलिमेंट, जैसे हो गया CO2, है ना। CO2 की कैसी होगी, लीनियर। लीनियर मतलब कि इसको इरेज कर दो, कार्बन डाइऑक्साइड की एक C का एटम रहेगा सेंटर में, ठीक है। और उसके बराबर में 2 छोटे छोटे ऑक्सीजन के एटम। इस तरह से CO2 बनता है। और क्या हो गया हमारा, और कौन कौन सा आ गया, जैसे मीथेन हो गया CH4। मीथेन की होती है टेट्राहेड्रल, ठीक है। टेट्राहेड्रल का आपको शेप मिल जाएगा, ठीक है, डायग्राम में। टेट्राहेड्रल, ठीक है। इसमें ऐसे होता है। तो ये कुछ शेप है, और इसके अलावा तो बुक में बहुत सारी शेप है, पढ़ सकते हो। एग्जाम में अगर पूछ ले तो कर कर आ जाना, ठीक। आई होप यहाँ तक बात समझ में आई होगी, है ना। अभी हमने लगभग कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में बेसिक जान लिया। अब जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में, एक नई चीज, वो ये है कि कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, दे मेक मॉलिक्यूल्स। जैसे आयनिक कंपाउंड आयंस बनाता है, कोवेलेंट कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स देते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है, कुछ कोवेलेंट कंपाउंड ऐसे भी हैं जो कि एक मॉलिक्यूल नहीं है, यानी कोवेलेंट कंपाउंड है, बने हैं कोवेलेंट कंपाउंड, मॉलिक्यूल नहीं है। जैसे कि सिंपल कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में बात करूं, सिंपल मॉलिक्यूल यानी कि एक सिंपल कोवेलेंट कंपाउंड, इसमें कौन कौन सा आ जाता है, वाटर आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, HCl आ गया। भाई ये क्या है, सिंपल कोवेलेंट कंपाउंड है। दो अलग अलग एलिमेंट से मिलके शेयरिंग करके कंपाउंड बनाते। बट कुछ ऐसे भी होते हैं, कुछ कंपाउंड ऐसे भी होते हैं जो बड़े ही स्ट्रांग होते हैं। वो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं बट स्ट्रांग होते हैं, यानी कि सम सॉलिड कोवेलेंट कंपाउंड आर नॉट
मॉलिक्यूल्स, बात पे ध्यान देना। इस बात पे ध्यान देना जो मैं कह रहा हूं कि सारे कोवेलेंट कंपाउंड मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, बड़े स्ट्रांग होते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया आपका यहां पे डायमंड। अगर मैं डायमंड की बात करूं तो डायमंड बनता है 4 एटम्स ऑफ कार्बन से, जो कि स्ट्रांगली हेल्ड होते हैं, स्ट्रांगली बाइंड होते हैं कि किस शेप में, स्ट्रांगली हेल्ड इन अ 3D टेट्राहेड्रल शेप। ठीक है, शेप का फोटो लगा दूंगा मैं। तो ये बड़े स्ट्रांगली बाइंड होते हैं क्योंकि कार्बन कार्बन के एटम्स बॉन्ड करते हैं आपस में और एक सॉलिड बनाते हैं, इसीलिए डायमंड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सॉलिड इन द वर्ल्ड बोला जाता है। बड़ा हार्डेस्ट मटेरियल होता है और इसमें जो होता है बड़ा हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, बड़ा स्ट्रॉन्ग इसका स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रॉन्ग एंड रिजिड स्ट्रक्चर होगा, है ना। और क्या होगा कि नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, सब आपस में बाउंडेड होंगे। ठीक है, तो डायमंड बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको लिखो इंपॉर्टेंट। कभी कभी इसकी प्रॉपर्टीज पूछ लेते हैं, इसकी शेप भी पूछ लेंगे। तो शेप कैसे, 3D टेट्राहेड्रल शेप। ठीक है, टेट्राहेड्रल अभी जैसे मैंने बताया था और डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, समझे। इसी में एग्जाम्पल दूसरा आ जाता है सॉलिड कोवेलेंट कंपाउंड्स में सिलिका, सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2। सिलिकॉन ऑक्साइड किस में मिलता है हमको, ज्यादातर सैंड में, मिट्टी और क्वार्ट्ज जो होते हैं अपने, इसमें देखने को मिलता है ये, है ना। ये भी क्या होता है, कैसा होता है, ये बड़ा हार्ड होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा इसका। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कराता, नॉट अ कंडक्टर, समझे। इसलिए आप देखते हो कि कभी भी आग को अगर हो जाते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी वाली फायर को, उसमें मिट्टी डालते हैं, पानी नहीं डालते, क्योंकि पानी कंडक्टर होता है। मिट्टी इज अ नॉन कंडक्टर। मिट्टी भी कौन सी, जो रेतीली मिट्टी होती है, रेत वाली, ठीक है, क्योंकि वो कंडक्टर नहीं होती, बुझा देती है। और लास्ट इसमें जो आ जाता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, कौन सा, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट बड़ा मस्त एक कंपाउंड होता है। पेंसिल है ना, पेंसिल के निब में जो रहता है वो ग्रेफाइट रहता है। ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज वैसे याद कर लो। इसमें जो होता है, एक तो स्लिपरी होता है, बड़ा ग्रीसी सा होता है, लिख लो स्लिपरी। ठीक है, स्लिपरी होता है, ग्रीसी सा होता है, मतलब ग्रीस की तरह भी यूज कर सकता आप। ठीक है, क्यों होता है, ड्यू टू वीक वैंडरवॉल फोर्सेस। बहुत सारे लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखवा देते हैं, वैंडरवॉल इज द बेस्ट लाइन जो आप लिख सकते हो, वैंडरवॉल फोर्सेस। ठीक है, वैंडरवॉल वीक फोर्सेस को, वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को बोलते हैं। ठीक, वैंडरवॉल फोर्सेस की वजह से क्या होता है कि जैसे इसका शेप कुछ इस तरह से रहता है ना, इस तरह से इसके एटम्स अरेंज होंगे। अब जैसे आप इसको थोड़ा सा यहाँ से पुश करोगे तो इसकी जो लेयर है ना, लेयर वो स्लिप होके कैसे हो जाएगी, आगे की तरह शिफ्ट हो जाएगी और इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो आप, अरे यार ये डॉटेड बना, देख पा रहे हो कि यहाँ पे ना लेयर में शिफ्ट आ गया। क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, सॉरी जो एटम्स हैं, वो ज्यादा टाइटली बाउंडेड नहीं है, बहुत वीक फोर्सेज है। और इसमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से। और कैसे बनता है ये, 3 कार्बन एटम्स से बनता है, 3 कार्बन एटम्स का पेयर मिलके ग्रेफाइट बनता है। और उसका शेप कैसा होता है, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल। ठीक है, दिख जाएगा शेप तुमको कैसा है इसका, ये तो हेक्सागोनल इसका शेप रहता है। यहां तक समझ में आई बात, चलो।
अच्छा, एक चीज़ मुझे लगता है शायद मैं बीच में बतानी भूल गया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है। देखो, एटम्स को दूसरे एटम से बाइंड करने के लिए एक फोर्स चाहिए, उसी फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, जो एक एटम्स को दूसरे एटम से बांधे। समझे? ओके, तो चलो बच्चों, अभी मैंने इस चैप्टर में लगभग जो इम्पोर्टेंट था वो सब पढ़ा दिया। अब इसमें ना कुछ एक छोटे से बड़े बेसिक से टॉपिक है, वो मुझे लगता है पढ़ाने वाले नहीं है, क्योंकि वीडियो भी लंबी हो जाएगी और तुम लोगों का भी टाइम वेस्ट होएगा। वो एक ऐसे टॉपिक है जो तुम खुद भी कर सकते हो। तो मैंने इसके मेजरली हर एक टॉपिक कवर करा दिया, मुझे नहीं लगता कोई टॉपिक बचा है। तो मुझे लगता है इस चैप्टर को यही हम लोग फिनिश करते हैं, और आई होप तुम लोगों को समझ में आया होगा, सारी चीज़ें एकदम क्लियर हुई होगी। अगर नहीं हुई है तो कमेंट में पूछ सकते हो, और इसी तरह से हम लोग सारे चैप्टर को एक एक करके कवर करेंगे। और आईसीएससी सीबीएसई हो या कैम्ब्रिज आईजीसीएसई वाले तो बिल्कुल इसको मस्त वीडियो देखें एकदम, ठीक है, उनके लिए ही बना रहा हूँ। बट आईसीएससी सीबीएसई वाले भी भागे नहीं भाई, तुम लोग भी देखो, ये तुम्हारे लिए भी है। सिलेबस सबका सेम रहता है, बट फ्लो में ज़रा कैम्ब्रिज वालों का पकड़ता हूँ, ठीक। तो आई होप सारा एकदम क्लियर हुआ होगा। कोई प्रॉब्लम डाउट है तो कमेंट करके पूछना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, और तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके जाना, सब्सक्राइब करके जाना, और जो करना है वो करना। बाय बाय।